एक बार फिर हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषण के बारे में और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषम पोषण के बारे में। उसकी डिटेल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषम पोषण में क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से आते हैं। विषम पोषण में हम लोगों ने चर्चा की थी सबसे पहला कि ये कई तरह से संपन्न होता है। जैसे पहला हम लोगों ने बताया था होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषण, एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यानी कि मृत पोषी पोषण। दूसरा हम लोगों ने परजीवी पोषण के बारे में चर्चा की थी यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ जहाँ इस लेवल पे हम लोगों को जितना पढ़ना है उसमें हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन की डिटेल चर्चा करनी है। एनसीईआरटी बायोलॉजी के अनुसार, जो आपकी 10वीं कक्षा की बायोलॉजी है उसके अनुसार हम लोगों को होलोजोइक न्यूट्रिशन की चर्चा डिटेल में करनी है। उसके में जो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है यानी कि मृतजीवी और जो परजीवी पोषण है उसके मैकेनिज्म की डिटेल चर्चा हम लोगों को यहाँ पे नहीं करनी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं होलोजोइक यानी कि प्राणी सम पोषण की डिटेल में। तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो है अमीबा, और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म आता है पैरामीशियम, जिसकी चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा में सबसे पहला जो पॉइंट ये है आपके लिए कि अमीबा जो है उसमें क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि अमीबा में प्राणी संपोषण होता है यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? प्राणी संपोषण होता है यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। प्राणी संपोषण में हमने आपको बताया भी कि प्राणी संपोषण एक विषम पोषण है जिसमें कोई जीव जो है वो किसी कार्बनिक एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स से होल कार्बनिक मटेरियल्स को लेता है अपने अंदर इंटरनली यानी कि शरीर के अंदर इंटरनली उसकी प्रोसेसिंग करता है यानी कि उसको पचाता है, और पचाने के बाद उससे इसेंशियल जो मटेरियल्स होते हैं वो चाहे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो चाहे मिनरल्स हो उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और फिर जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं फिर उसको वो बाहर निकाल देता है। एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे कि प्राणी संपोषण में कोई भी जीव क्या करता है कि किसी एनिमल्स या प्लांट सोर्स से होल कार्बनिक मटेरियल्स को लेता है, इंटरनली यानी कि शरीर के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करता है यानी कि उसको डाइजेस्ट करता है, पाचक एंजाइम की उपस्थिति में उसको पचाता है। पचाने के पश्चात उससे जो इसेंशियल ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, और उसके पश्चात जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं जो पाचित नहीं हो पाते हैं उनको वो फाइनली शरीर के बाहर निकाल देता है। तो इस चीज को अगर आप लोग लिखना चाहें तो मेरे वॉइस को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अमीबा में क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है। ये कई स्टेप में संपन्न होता है। बेसिकली 3 स्टेप इसेंशियल्स होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को वो कैसे लेता है, फिर उसकी डाइजेस्टिंग, और तीसरा है बहिष्करण, जो मुख्य स्टेप इसमें होते हैं अमीबा में। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप मुख्य होते हैं जिसे हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इसका अंतर्ग्रहण। आप यहां पे देख रहे हैं कि ये क्या है, भोजन का कण है। क्या है? भोजन का कण है। ठीक है, भोजन का कण है। ये भोजन का कण शैवाल के छोटे छोटे पार्ट्स या डाई एटम के पार्ट्स हो सकते हैं। इसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, शैवाल या डाई एटम को ये भोजन के रूप में लेता है। लेकिन ये लेता कैसे? आप देख रहे हैं कि यहाँ तो पूरा बंद है, ये अपने कोशिका में ये लेता कैसे? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये भोजन के कण को दोनों ओर से कूटपाद के द्वारा घेर चुका है। इसको हम लोग इंग्लिश में स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। कूटपाद का मतलब होता है कि पैर जैसी संरचना, लेकिन पैर नहीं। ये पैर जैसी संरचना है और पैर के जैसा ही काम करता है। पैर का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये इसका कूटपाद का इस्तेमाल भी उसी ऐसे ही कुछ सेंस में होता है कि ये पानी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए ये काम करता है। ठीक है,
कि जैसे ये क्या करता है कि मान लीजिए कि ये आपका 5 स्यूडोपोडिया है, तो इसको किसी सबस्ट्रेट से अटैच करता है, फिर इसको अटैच करता है तो इसको छोड़ देता है, फिर इसको अटैच करता है तो इसको छोड़ देता है, फिर इसको अटैच करता है तो इसको छोड़, तो इस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है। इसीलिए इसको कूटपाद कहते हैं, यानी कि पैर जैसी संरचना लेकिन पैर नहीं, क्योंकि काम इसका कुछ वैसा ही होता है। तो यहाँ पे ये अपने भोजन के अंतर ग्रहण के लिए भी इस कूटपाद का इस्तेमाल करता है। जहां भी इसको भोजन के कण मिलते हैं, ये दोनों तरफ से उसको कूटपाद से पहले घेर लेता है, और फिर इसमें एक ऐसी क्षमता होती है कि इसके दोनों कूटपाद जो है यहाँ पे आकर के फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहाँ पे आकर के फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, और यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और डिजॉल्व होने से फाइनली एक अलग जो है आपके रसधानी यानी कि वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? रसधानी का निर्माण हो जाता है। और चूंकि इस रसधानी में, रसधानी कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इस रसधानी में खाद्य सामग्री है, भोजन के कण है, इसीलिए अमीबा में इस रसधानी को हम लोग नाम देते हैं खाद्य रसधानी। इंग्लिश में इसको फूड वैक्यूल्स भी बोलते हैं, फूड वैक्यूल, खाद्य रसधानी। इसी खाद्य रसधानी में इन भोजन के कणों पर वो क्या करता है? पाचक एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या करता है? पाचक एंजाइम सिक्रीट करता है, और इसी खाद्य रसधानी में वो भोजन के कणों को पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेशन के पश्चात उससे जो इसेंशियल ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, जो भी मिलता हो, वो फैट्स हो, मिनरल्स हो जो उसके लिए इसेंशियल्स हो, वो क्या कर देता है कि ये खाद्य सामग्री जो फूड वैक्यूल्स की दीवार है उसके वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, यानी इस भाग में चले जाते हैं। बाकी जो मटेरियल्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है, वो फाइनली एक अस्थायी पोर बना करके, अस्थायी मतलब ये थोड़ी देर के लिए बनता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है, तो अस्थायी पोर बना करके वो उसको बहिष्कृत कर देता है। बहिष्कृत करने का मतलब है वो उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है, जिससे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से अमीबा में जो है प्राणी संपोषण संपन्न होता है। एक बार फिर से हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं। प्राणी संपोषण में अगर आप लोग लिखना चाहें तो प्राणी संपोषण जो होता है, अमीबा में प्राणी संपोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण पाचन, और तीसरा चरण है आपका बहिष्करण। अंतर्ग्रहण में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में वो कूटपाद के द्वारा भोजन के कणों को अंतर्ग्रहित करता है। क्या करता है? अंतर्ग्रहित करता है। ये कूटपाद की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो झिल्ली है, वो संलयित होकर के क्या बना लेती है? एक खाद्य रसधानी बना लेती है, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया है पाचन। पाचन प्रक्रिया में आप लोग लिखेंगे कि जब खाद्य रसधानी का निर्माण हो जाता है तो अमीबा क्या करती है कि खाद्य रसधानी में ही भोजन के कणों पर पाचक एंजाइम स्रावित करती है, जिससे कि भोजन के कण उसी खाद्य रसधानी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि पाचित हो जाते हैं। और जब वे पाचित हो जाते हैं तो अमीबा जो है उससे इसेंशियल मटेरियल्स को अवशोषित कर लेती है, जो इसके साइटोप्लाज्म में चले आते हैं, इसकी वृद्धि एवं विकास में सहायता करते हैं, इसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जो भी मटेरियल्स इसमें बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो इसके लिए जरूरी नहीं होता है, उसको लास्ट प्रोसेस में वो यहाँ पे बहिष्कृत एक अस्थायी पोर बनाती है, एक अस्थायी छिद्र बनाती है, जिसको बहिष्करण पोर भी कह सकते हैं, बहिष्करण छिद्र भी कह सकते हैं। तो बहिष्करण छिद्र के द्वारा वो क्या कर देती है कि ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अवांछित पदार्थ या अपाचित, जो मतलब जिसका पाचन नहीं हो पाया है, अपाचित पदार्थ, इसको वो फाइनली बहिष्कृत कर देती है। इस चरण को हम लोग बहिष्करण या इजेशन भी कहते हैं। तो अमीबा जो है इतने चरणों में अपना जो है पूरा भोजन तैयार कर लेती है, ठीक है। तो ये था कि आप अमीबा में पाचन कैसे होता है, प्राणी संपोषण कैसे होता है। अभी हम लोग अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि पैरामीशियम में प्राणी संपोषण कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।